नमस्कार, वेलकम टू अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस। अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस की पूरी टीम की ओर से मैं युगल किशोर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो सीरीज़ में। आज की हमारे वीडियो सीरीज़ का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अपने आप में एक रसायन विषय जो है, विज्ञान के रसायन विषय में विज्ञान के रसायन विषय का एक बहुत बड़ा विभाग है हाइड्रोकार्बन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है जो कि क्लास 9th मतलब कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं, इसके साथ साथ पीएटी का अभी एग्ज़ाम होने वाला है। अभी पीईटी का प्री इंजीनियरिंग टेस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, प्री फार्मेसी टेस्ट होने वाला है। इसके साथ साथ बीएससी और अलग अलग जो साइंस कोचिंग है, साइंस इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी के जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, इसके साथ साथ 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन सभी के सिलेबस में, इन सभी के पाठ्यक्रम में जो कॉमन चीज़ है, जो आने वाली चीज़ है, वो है हाइड्रोकार्बन। 9वीं कक्षा के अध्याय 15 छत्तीसगढ़ सिलेबस के, छत्तीसगढ़ बोर्ड के अध्याय 15 में हाइड्रोकार्बन के बारे में दिया गया है। 10वीं कक्षा के अध्याय 16 में हाइड्रोकार्बन के बारे में दिया गया है और 11वीं और 12वीं में अलग से आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक यौगिक इस नाम से आपको अध्याय देखने को मिलता है। और इसी पूरे अध्याय को 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के साथ पूरे अध्याय को, इस टॉपिक में आज हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बेसिक डिटेल, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ें हैं और जो आपको पता होनी चाहिए, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो इसकी बेसिक अवधारणा है, जो इसके सारे फीचर्स हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, आज हम केवल उसको देखने वाले हैं। ये आपकी किसी भी हाइड्रोकार्बन की क्लास के लिए, किसी भी कक्षा के हाइड्रोकार्बन को पढ़ने के पहले, कार्बनिक यौगिक के अध्याय को पढ़ने के पहले आपको ये हाइड्रोकार्बन के बारे में पता होना आवश्यक है। तो आज की क्लास में, आज के इस वीडियो सीरीज़ में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन। चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन, पहला सवाल तो यही है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन अपने शब्द को ही डिफाइन कर रहा है। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है हाइड्रोजन, क्या है? एक है हाइड्रोजन और दूसरा है कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर जिस शब्द को बनाते हैं वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों के अध्ययन को हाइड्रोकार्बन विषय के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जैसे संकेत आप जानते हैं, रसायन में हाइड्रोजन का संकेत क्या है? H, और कार्बन का संकेत क्या है? C। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का संकेत जो है वो है H और कार्बन का संकेत है C। ये आपको केमिस्ट्री के बेसिक लेसन्स में आता है ना? तो ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर कक्षा 9वीं में आप लोगों को बताया गया होगा संयोजकता के बारे में। कक्षा 9वीं के अध्याय में है संयोजकता। संयोजकता मतलब कि किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता से आपको यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को समझना है। संयोजकता समझा दिया मैंने अभी देखो, फिर हाइड्रोजन में जो उसकी संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 4। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो 1 और 4, एक हाइड्रोजन और 4 कार्बन के संयोग से एक बेसिक कार्बन कंपाउंड बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये, यदि इस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं तो आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि 4 संयोजकता परमाणु किसके पास है? कार्बन के पास है। अर्थात ये क्या है हमारा?
ये है हमारा कार्बन। और एक एक परमाणु जो एक दूसरे के साथ संयोग कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन। तो कार्बन का एक परमाणु के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, मैंने बताया। तो ये 4 परमाणु न्यूनतम कितने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे? ये करेंगे 4 के साथ। तो ये हो गया मेरा एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, ये हो गया एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, और ये हो गया एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, ये हो गया एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। इस प्रकार से कार्बन अपने अष्टक की पूर्ति किस प्रकार से करेगा? एक एक हाइड्रोजन के साथ बंध बनाकर वह अपनी पूर्ति करेगा अष्टक की, है ना। तो अष्टक की पूर्ति इसकी हो गई। कार्बन के अष्टक में पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो चाहिए कितने थे? 4। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? हाइड्रोजन को कितने चाहिए थे? पहला कार्बन था, कार्बन को अष्टक पूर्ति के लिए कितने चाहिए थे? 4। हाइड्रोजन को कितने चाहिए? हाइड्रोजन को चाहिए थे 1। तो एक हाइड्रोजन के साथ ही यहाँ से मिल गया और एक हाइड्रोजन के कार्बन को यहाँ से मिल गया। इस प्रकार से कार्बन की जो पहला हाइड्रोकार्बन, जो मूल हाइड्रोकार्बन जो मिलता है, जो पाया जाता है, जिसकी आवश्यकता, जो हाइड्रोकार्बन का बेस है, उसका नाम है CH4। CH4। C कौन सा? ये वाला C। और H कितने हैं? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इस प्रकार से CH4 आपके हाइड्रोकार्बन का बेसिक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इससे छोटा हाइड्रोकार्बन यौगिक आपको और नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त जो मिलेंगे वो प्रतिस्थापी समूह मिलेंगे। चलो आगे देखते हैं इसको। हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में जब हम देख लेते हैं तो हाइड्रोकार्बन में देखने के बाद फिर हाइड्रोकार्बन में श्रृंखला के बारे में देखा जाता है। हाइड्रोकार्बन में श्रृंखला क्या चीज़ होती है? जब कोई, ये अभी मैंने आपको बताया मीथेन का जो अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि इसके एक हाइड्रोजन और एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के साथ ये एक बंध बनाता है। अब यहाँ से आप एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और यहीं पर आगे एक कार्बन और जोड़ दीजिए। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये एक नया परमाणु सूत्र बनकर आपके सामने है। इसमें कार्बन कितना है? 2। और हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6। C2H6 ये हो गया आपका एक नया कार्बनिक यौगिक। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि कोई भी परमाणु किसी श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाकर उसे लंबा किया जा सकता है। यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पे मैंने कार्बन के एक और परमाणु को उसमें ऐड किया, ठीक है ना। कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाकर उसे और लंबा कर सकते हैं। तत्वों का वह गुण जिसके द्वारा परमाणु आपस में आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं श्रृंखलन कहलाता है, ठीक है ना। श्रृंखलन, कैटेनेशन, इसको देखोगे तो ये क्या है? केवल और केवल जो एक परमाणु है कार्बन का, उसकी संख्या को बढ़ाकर हम अगर किसी श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं तो वो श्रृंखलन कहलाती है, ठीक है। कार्बन के साथ भी यौगिक बनाता है और कार्बन अन्य तत्वों के साथ भी यौगिक बनाता है। इसीलिए आपको प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक जो मिलते हैं वो कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो। अभी देखो हाइड्रोकार्बन का संगणित निरूपण। जब आप हाइड्रोकार्बन विषय को पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिक को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको श्रृंखलाओं में जब बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं जब बनानी होती हैं, आपको जैसे लगातार 4-5 कार्बन को जोड़ना है और उसके बाद उसका एक सूत्र बनाता है। तो उस सूत्र को बनाने के लिए आपको एक संगणित रूप चाहिए होता है। जैसे कि यदि आप केवल एकल बंध वाले जो कार्बनिक परमाणु हैं उनको जोड़ने के लिए आप सिंगल लाइन दिखाते हैं, तो यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पे। अब इसके साथ परमाणु जोड़ते हैं। चलिए यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, ठीक। यहाँ पे H, 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 यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। इस प्रकार से आपने देखा कि एक कार्बन का जो परमाणु है
उसने प्रतिस्थापित करते करते हमने एक नया हाइड्रोकार्बन बनाया। हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 है और उसके ऑक्सीजन हाइड्रोजन उसके साथ इतने सारे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से एकल बंध के माध्यम से हम हाइड्रोकार्बन को बहुत लंबा बना सकते हैं, एक नई पूरी श्रृंखला बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन के यौगिक की। तो इसी चीज़ को संघनित रूप में दिखाना जरूरी था। इतना लंबा हम हर बार हर यौगिक को इतना लंबा लंबा दिखा के हम पूरी प्रक्रिया को नहीं दिखा सकते थे, है ना। तो बार बार उसी चीज़ को लिखने से अच्छा था, है ना, ये सुविधाजनक नहीं था। इसीलिए इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें संघनित संरचना सूत्र का हमने प्रयोग करना प्रारंभ किया। तो अब हम यहाँ पे देखो 5 कार्बन है तो हम इसको लिख देंगे C के बाद कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है 5 और हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो H कितना है यहाँ पे 12। इस प्रकार से ये जो इतना बड़ा हमने एक पूरा परमाणु संरचना बनाया था ये हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो किसी द्विबंध को 2 समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। जो बच्चे हमारे 9वीं में ये चीज़ जो नौवीं में ये पढ़ेंगे उनके लिए ये चीज़ है कि किसी भी कार्बन के परमाणुओं के मध्य एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध तीनों प्रकार का बंध पाया जाता है। ये बंध एक दूसरे के साथ यौगिक बनाने में सहायक होते हैं। तो जब एक बंध को दिखाया जाता है तो वो सिंगल लाइन से दर्शाया जाता है, जब 2 बंध को दिखाया जाता है तो वो 2 लाइन से दर्शाया जाता है, और जब त्रिबंध की बात होती है तो उसे 3 लाइन से इस प्रकार दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कार्बन के यौगिक सिंगल जो है वो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और इन सभी को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके से हम संघनित सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे इसका मैं केवल ये हिस्सा लेता हूँ, है ना, ये हिस्सा लेता हूँ तो यहाँ पे C डबल बंध, C डबल बंध। अब यहाँ पे कार्बन ने अपने 2-2 परमाणुओं का यहाँ पे एक दूसरे के साथ संयोग किया है। तो अभी यहाँ पर कार्बन के परमाणु जो संयोजी इलेक्ट्रॉन में जो बाह्यतम कोश में परमाणु कितने बचे? 1-1 बचे। तो यहाँ पे मैंने एक H ले लिया और यहाँ पे मैंने एक H ले लिया। इस प्रकार से इसके 4 बंध हो गए। यहाँ पे मैंने इसके 2 और 2 4 हो चुके हैं इसमें, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे मैं एक लेता हूँ H और यहाँ पे एक लेता हूँ H। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये क्या बनेगा C3H4। C3H4 एक कार्बनिक यौगिक बना यहाँ पर। तो ये कार्बनिक यौगिक किस प्रकार से बना? ये डबल बंध के प्रयोग से बना। ये इतने लंबे परमाणु स्ट्रक्चर को मैंने कैसे दिखाया? इससे दिखाया, है ना। तो ऐसे ही किसी भी बड़े बड़े संरचना सूत्र को छोटी छोटी संरचना सूत्र में दिखाना क्या कहलाता है? उसका संगणित निरूपण कहलाता है। और ये आपको बड़ी कक्षाओं में जब हम अभी पीईटी के एग्ज़ाम दिलाएंगे, जब आप इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर या फिर फार्मेसी टेस्ट या फिर किसी बड़ी साइंटिफिक संस्था में जाने के लिए जब आप प्रवेश परीक्षाएं दिलाते हैं तो ये चीज़ आपको उपयोग आती है। आपको छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने होते हैं। देखो आगे इसी में आप देखोगे जब किसी कार्बन परमाणु में कोई भी चीज़ सिंगल बंध, एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं एल्केन। यदि कोई कार्बन परमाणु डबल बंध द्वारा, द्विबंध द्वारा जुड़ा है तो उसे कहते हैं एल्कीन। और यदि कोई कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध द्वारा जुड़ा है तो उसे कहते हैं हम क्या? उसे कहते हैं हम एल्काइन, ठीक है ना, उसे कहते हैं एल्काइन। तो अभी आपने देखा कि सिंगल बंध को क्या कह रहे हैं हम? एल्केन। हिंदी में मैं लिख देता हूं इसको, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हमको एल्केन हिंदी में लिखना आना चाहिए। इसको हम इस प्रकार से एल्केन लिखते हैं। एल्कीन हम इस प्रकार से लिखते हैं, एल्कीन। और एल्काइन इस प्रकार से। कार्बन के अलग अलग हम कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं तो कार्बन के 3 अलग अलग यौगिक पाए जाते हैं प्रकृति में। पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्काइन, ठीक है। इसके बाद हम अब चर्चा करते हैं पूरी तरीके से, जो आज हमारी चर्चा है वो होगी केवल और केवल एल्केन के ऊपर। एल्केन के बारे में हम जानते हैं। एल्केन किसे कहते हैं? जब कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है और उसके यौगिकों के मध्य भी एकल बंध पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एल्केन, ठीक है ना। चलो ये हो गया एल्केन।
किसी भी एल्केन का सामान्य सूत्र जब कहा जाता है तो वो क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है ना, ये होता है। एल्केन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं जिनमें परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में भी बताया था, फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है, इनमें द्विबंध और त्रिबंध नहीं पाया जाता है, अर्थात एल्केन केवल सिंगल बंध द्वारा संयोजित होते हैं, है ना, डबल बंध और त्रिबंध उसमें नहीं पाया जाता है। चलो अब देखो एल्केनों की संगठित संरचना सूत्र एवं उनके नामकरण क्या क्या होता है। यदि कार्बन के परमाणुओं की संख्या n है, यहाँ हम पीछे वापस चलते हैं, यहाँ हमने लिखा CnH2n+n, यहाँ पे इसको लिखता हूँ CnH2n+2, ये एक कार्बन का एल्केन का सूत्र है। अभी यदि यहाँ पर मैं n बराबर 1 रखता हूँ, n बराबर मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पे n बराबर 1 रखा मैंने, तो मुझे जो यौगिक मिलेगा वो होगा C1H2 बराबर क्या होगा, C, एक C है तो ये इसको सिंगल बिना किसी 1 2 3 के लिखा जा सकता है, H के बाद यहाँ पर कितना है 2 × 1, 2 गुणित 1 2 और धन 2, 2 गुणित 1 2 धन 2 कितना हो जाएगा 4, CH4 पहला अगर मैंने n का मान रखा 1 तो मुझे मिला CH4, यदि मैं n का मान रखूँगा 2 तो मुझे क्या मिलेगा, C2H 2 गुणित 2 धन 2 बराबर यहाँ पे मिल जाएगा C2, है ना, और H के पास क्या मिलेगा मुझे, 2 दूनी 4 और 2 6। अगर मैं n का मान 3 रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, C3H 2 × 3 2 गुणा 3 धन 2 बराबर C3H 3 दूनी 6 और 2 8। ये हो गया मेरा परमाणु, ये एक नया कार्बनिक यौगिक हो गया, ये एक नया कार्बनिक हो गया, ये एक नया कार्बनिक यौगिक हो गया। यदि मैं n का मान यहाँ पे 4 रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, C4H 2 गुणा 4 धन 2 अर्थात क्या हो गया, ये होगा C4 और 4 दूनी 8 और 2 10, तो H के परमाणु की संख्या कितनी होगी 10, ठीक है ना, ये चीज़ हुआ CH4 C2H4। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यदि हम उसके सामान्य सूत्र में, सामान्य सूत्र जो है वहाँ पे हम n की संख्या यदि हम बढ़ाते जाएं 1 2 3 4 और इसी प्रकार से n बराबर 5 और n बराबर 6, n बराबर 5 और n बराबर 6 करके देखते हैं तो ये n बराबर 5 क्या दिखाएगा आपको, n बराबर 5 दिखाएगा C5H 2 गुणा n का मान कितना है 5 धन 2 बराबर बनेगा क्या, यहाँ से C5H 2 पंचे 10 और 2 12, n का मान 6 रखूँगा तो क्या होगा C6H 2 गुणित 6 धन 2 बराबर C का परमाणु, कार्बन का परमाणु 6 और हाइड्रोजन का परमाणु 6 दूनी 12 और 2 14। समझ आया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि n का जैसे जैसे हम मान बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जैसे जैसे हम मान बढ़ाते जाएंगे एक नया कार्बनिक यौगिक हमें मिलता जाता है। तो इसी को देखो, जब हम n का मान 1 रखते हैं तो हमें क्या मिला था, CH4 मिला था। इस CH4 का जो अणुसूत्र है वो तो CH4 ही हुआ और इसका मूल भाग CH4 का मूल भाग कहने का मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक का यदि उसमें कार्बन की संख्या 1 है तो उसे कहते हैं मेथ। यदि उसमें कार्बन की संख्या 2 है, कितनी है 2, तो हम उसे कहते हैं एथ। यदि किसी कार्बन में परमाणु की संख्या 3 है तो उसे हम कहते हैं प्रोप। यदि किसी कार्बन में परमाणु की संख्या 4 है तो हम उसे कहते हैं ब्यूट। यदि किसी कार्बन में परमाणु की संख्या 5 है तो हम उसे कहते हैं पेंट। और किसी कार्बन में परमाणु की संख्या 6 है तो हम उसे कहते हैं हेक्स। इसी प्रकार से बड़ी कक्षाओं में हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जिस प्रकार से हम जाते हैं, धीरे धीरे हमको आगे पूरे 12 से लेकर 18 तक के परमाणु क्रम दिए होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया, कार्बन का सिंगल परमाणु होने से उसे मैथ कहते हैं, ठीक है। तो अनुलग्न क्या होता है, एन। कभी भी कोई भी एल्केन यौगिक,
एल्केन कार्बनिक यौगिक जो बनेगा तो उसका नाम अंत में एन आपको देखने को मिलेगा। यदि हम कह रहे हैं कि कोई परमाणु यौगिक जिसका नाम है मेथेन, तो उसका जो परमाणु सूत्र है वो इस प्रकार से होगा, है ना, अणु सूत्र इस प्रकार से होगा और उसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 होगी। एन लिखने का मतलब कि उसके जो संरचना है, परमाणु संरचना, वो किस प्रकार से होगी, उसमें एक कार्बन होगा जो कि एकल बंध द्वारा अपने अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से एथेन बोल रहे हैं तो इसमें एथेन में ये दोनों कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ सिंगल बंध द्वारा, एकल बंध द्वारा, और बाकी जितने इसके हाइड्रोजन हैं वो इसके साथ एकल बंध द्वारा सहसंयोजित होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं। सहसंयोजित होते हैं मतलब कि जुड़े होना। ये क्या हुआ, ये एक यौगिक हुआ जो इस प्रकार से अणु सूत्र में लिखा गया है, तो इसे कहते हैं एथेन। इसी प्रकार से प्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन परमाणु एक साथ श्रृंखला में जुड़ जाएंगे, और एन चूंकि ये सिंगल एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं इसीलिए हम क्या कहते हैं, उन्हें एन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, पूरे के पूरे 6 में आपको जो अनुलग्न देखने को मिल रहा है वो क्या है, एन। इस प्रकार से एल्केन जो है वो बेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ याद रख लेनी है। ये वाला स्लाइड आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको अभी पेपर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है ना। इट इज़ द मोस्ट IMP स्लाइड, मोस्ट IMP, वेरी IMP स्लाइड। आपको किसी भी एल्केन के उसके लिए ये आपको यूज़ होता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं सजातीय श्रेणी के बारे में। सजातीय श्रेणी क्या होती है। अभी तक हमने देखा एल्केन। हम एल्केन किसे कहते हैं, जिनमें एकल बंध पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो एकल बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एल्केन, ठीक है ना। तो एल्केन के आपने अलग अलग अणुसूत्र भी हमने पिछले स्लाइड में देखा है, जैसे प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मीथेन है, एथेन है, हेक्सेन है। तो इसी प्रकार से जब हम किसी भी कार्बनिक यौगिक के क्रमशः यौगिकों का जब हम तुलना करते हैं तो मान लीजिए मैंने लिया मीथेन, है ना, तो मीथेन का परमाणु सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है मीथेन का, CH4, और उसके बाद मैं लेता हूँ एक अणु सूत्र लेता हूँ एथेन, जो इसके क्रम में आगे कार्बन की संख्या 1 और बढ़ाने पे जो हमें नया अणु सूत्र मिलता है वो मिलता है एथेन का। तो इन दोनों के मध्य जो परमाणुओं की संख्या है वो जो हम अंतर देखते हैं वो कितने का देखते हैं, हम देखते हैं CH2 का अंतर हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ पे 6, तो 6 और 4 में से 6 में से 4 गया, कितना आएगा, 2। और वैसे यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 और यहाँ पे कार्बन की संख्या 1, तो यहाँ पे हमारे पास जो अंतर आता है वो CH2 आता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भी हम एल्केनों के पूरी सीरीज़ बनाते चलते हैं तो एल्केनों की पूरी जो श्रृंखला है उसमें आपको CH2 का एक अंतर दिखाई देता ही है। तो ऐसे कोई भी कार्बनिक यौगिक जिनमें एक निश्चित अंतर पाया जाता है वे एक ही जाति के कहलाते हैं, है ना। और इस प्रकार से बनी जातियों को, इस प्रकार से बनी श्रेणी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं, जिनमें ये गुण पाया जाता है कि वो एक समान अंतर से आगे बढ़ते हैं, तो वो सजातीय श्रेणी कहलाते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्या लिखा है कि क्या सभी एल्केन सजातीय श्रेणी के होते हैं। हमने जब एल्केन के पूरी बातचीत की तो मैंने आपको एल्केन के उदाहरण से भी समझाया। पीछे वाली स्लाइड में आप देखेंगे, पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको समझाया कि ये क्या है, मेथेन है, एथेन है ना। तो इनके मध्य एक निश्चित अंतर पाया जा रहा है। तो इन निश्चित अंतरों के आधार पे हम क्या कहते हैं कि एल्केन पूरी एक सजातीय श्रेणी के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके मध्य जो सदस्यों के बीच का अंतर है वो कितना होता है, CH2 इकाई का जो अंतर है ये पूरे एल्केन के श्रेणी में पाया जाता है, इसीलिए एल्केन सजातीय श्रेणी के कहलाते हैं। ये आपको 2 नंबर में पूछता है। 2 नंबर में जब भी आप वैकल्पिक प्रश्न बनाते हैं जिसमें 4 आपको विकल्प दिए होते हैं और उनमें से आपको एक चयन करना होता है, तो वैकल्पिक प्रश्न में ये आता है कि क्या सभी एल्केन सजातीय श्रेणी के होते हैं, क्यों, और इसका आंसर होता है, इसका जो उत्तर होता है वो क्या होता है, क्योंकि इनके सभी सदस्यों के बीच इकाई का अंतर CH2 का होता है, ठीक है। ये आपको वैकल्पिक प्रश्न में देखने को मिलेगा। और जब आप व्याख्यात्मक प्रश्न बनाएंगे, जब आप लंबे प्रश्न जब आप लिखते हैं उस समय जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आप इसको पूरा, क्या सभी एल्केनों के सजातीय श्रेणी के होते हैं, कारण बताइए, इस प्रकार से ये प्रश्न आता है ना।
तो इस समय जब आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ये पूरी 3 लाइन आप हूबहू, आप इसकी पूरी 3 लाइन हूबहू लिखेंगे। ये 3 लाइन आप हूबहू लिखेंगे और इन्हीं 3 लाइनों से आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आप क्या है। अब हम समझते हैं सतत श्रृंखला वाले एल्केनों का नामकरण। अभी तक जो भी पढ़ा एल्केन के बारे में पढ़ा, अब हम एल्केन की अगर पूरी सीरीज आ जाती है CH3 CH4 CH2 लंबा सीरीज आ जाता है तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है ना, किसी भी एल्केन का नामकरण उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर होता है। मान लीजिए किसी सीरीज में 1 2 3 4 कार्बन परमाणु लगातार रखे हुए हैं, किसी सीरीज में है, श्रृंखला में है, तो उसका नामकरण उसके आधार पे होगा। यहाँ पे जैसे आपको 4 कार्बन परमाणु दिख रहे हैं तो इसका जो नामकरण होगा वो इन 4 की श्रृंखला के आधार पे होगा, है ना। इस 4 की श्रृंखला के आधार पे होगा तो इसका नाम कैसा होगा, जो इसका नाम होगा वो 2 भाग में बटा होगा। पहला भाग होगा मूल भाग या जिसको कहते हैं जनक भाग, जो किस पे निर्भर करता है, जो कार्बन की संख्या पे निर्भर करता है। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है 4, है ना। तो जो मूल भाग होगा वो इस 4 कार्बन परमाणु के संख्या के आधार पर तय किया जाएगा। दूसरा है अनुलग्न। अनुलग्न अर्थात कि जो बंध की संख्या दिखाता है। बंध यहाँ पे कैसा है, सारे बंध कैसे हैं 1 2 3, आप तीनों ही बंध देखोगे तो ये एकल बंध है। तो एकल बंध के कारण ये दिख रहा है, तो एकल बंध का जो अनुलग्न है वो क्या है, N है ना। एकल बंध का जो अनुलग्न है वो क्या है, एकल बंध में यदि कोई यौगिक बन रहा है तो उसके लिए जो अनुलग्न यूज होता है वो क्या होता है, N यूज होता है। हिंदी में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है ना। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाया था, देखिए ये वाला मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ये क्या है, मूल भाग है और इसके अनुलग्न क्या है, N है। N अर्थात इसके सारे जो परमाणु हैं वो कितने बंधों से जुड़े हुए हैं, एक बंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और वैसे ही मूल भाग देखिए मैथ है तो कार्बन की संख्या कितनी है 1, जब कार्बन की संख्या 2 है तो मूल भाग को क्या कहते हैं एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो मूल भाग को क्या कहते हैं प्रोप, कार्बन की संख्या 4 है तो मूल भाग को क्या कहते हैं ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। इसी आधार पे देखते हैं ये वाले श्रेणी को। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो इस हिसाब से ये कार्बन की परमाणु की संख्या 4 है तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, पहला अगर सिंगल है तो मेथेन, दूसरा एथ, तीसरा प्रोप, चौथा ब्यूट। मतलब इस कार्बन परमाणु की जो संख्या होगी वो तो कहीं ना कहीं ब्यूट होगी, उसमें ब्यूट आना जरूरी है। उसका जनक भाग जो है वो ब्यूट कहलाएगा, है ना। दूसरा चीज अनुलग्न, अनुलग्न हमारा N होगा, तो ये चीज भी हमने तय कर लिया, अनुलग्न क्या होगा और ये क्या होगा। अब हम देखते हैं कि नामकरण को क्या कैसे जाता है। आगे देखो, सबसे लंबी श्रृंखला का पता लगाइए, पता लगाया, सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, ये है। ठीक, उसके बाद बोला कि श्रृंखला के परमाणु क्रम को ऐसे अंक देंगे। अब जो उसमें शाखित श्रृंखला होती है, शाखित श्रृंखला मतलब कि ये वाली श्रृंखला, जो इसके शाखित श्रृंखला है ये दूसरे कार्बन परमाणु पे जुड़ा हुआ है, तो ये दूसरा वाला कार्बन परमाणु पे मान लीजिए यहीं से जुड़ा होता तो अंतिम वाले कार्बन परमाणु होता। ठीक है, तो शाखित श्रृंखला के हिसाब से उसको अंक देंगे शाखित कार्बन को, है ना। तो शाखित कार्बन को हम लघुत्तम अंक देना है, सबसे न्यूनतम अंक मिलना चाहिए जो शाखा में जुड़ा है। तो अब देखो शाखा में जुड़ा है ये, तो अब ये दूसरा है, अगर मैं नंबरिंग करना शुरू करूं तो यहाँ से 1 2 3 4 होगा, लेकिन अगर मैं इस ओर से करना शुरू करूं तो 1 2 3 4 होगा। तो ये जो शाखित जो परमाणु संख्या है, शाखित जो मेथिल ग्रुप है, ये किधर से पास पड़ेगा, हमारे बाईं ओर से पास पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं 1 2 3 4। ठीक है, देखो नामकरण कर दिया, इसको लघुत्तम अंक दे दिया, प्रतिस्थापी समूह को यहाँ पे दूसरे पे रख दिया। अब देखो क्या लिखते हैं, नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह की स्थान संख्या लिखते हैं। चलो तो स्थान संख्या लिख लेते हैं। स्थान संख्या क्या है 2, स्थान संख्या क्या है 2। अब देखो क्या है, फिर स्थान संख्या के बाद लघु रेखा खींची जाती है, तो लघु रेखा खींच लो। लघु रेखा कैसे खींचे, ये हमने खींच ली। फिर देखो क्या लिखता है, लघु रेखा के बाद प्रतिस्थापी समूह का नाम। तो प्रतिस्थापी समूह का नाम देखेंगे तो ये CH3 है, तो मीथेन, यहाँ पे अभी जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है इसको बोलते हैं मेथिल, तो इसका नाम हो गया मेथिल, है ना। अब इसके बाद फिर देखो समूह का नाम और उसके बाद मूल भाग का नाम जोड़ा जाता है। अंत में हाइड्रोकार्बन का अनुलग्न लिखा जाएगा। तो
प्रतिस्थापी समूह का नाम, फिर इसको लिखेंगे मूल नाम। मूल भाग का नाम क्या है? ब्यूट, और इसका अनुलग्न क्या है? इन। अर्थात ये जो यौगिक है, यहां पे जो हाइड्रोकार्बन यौगिक रखा है, इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? 2 मेथिल ब्यूटेन, है ना, 2 मेथिल ब्यूटेन। हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है ना। ब्यूट उसका क्या हुआ? मूल भाग हुआ, और अनुलग्न क्या हुआ? एन हुआ, और उसका जो प्रतिस्थापी समूह है वो मेथिल हुआ। समझ आया आप लोगों को? अभी इसी के तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो देखो, सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? अभी देखो यहाँ पे लंबी श्रृंखला समझने में समस्या लगेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 2 3 इसको अगर हम लंबी श्रृंखला बोलेंगे तो ये लंबी श्रृंखला, 1 2 3 ये भी एक लंबी श्रृंखला, दोनों तो बराबर ही हो गई। तो अब श्रृंखला कैसे तय करेंगे? तो श्रृंखला तय करने के लिए कोई ज़्यादा हमको गुणा भाग नहीं करना होता है, सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, जो CH3 की कोई भी एक सीरीज को हम ले लेते हैं। मान लीजिए हम इस प्रकार से इस श्रृंखला को हमने चयन किया कि हम इस श्रृंखला का नामकरण करना चाहते हैं। तो इस श्रृंखला का नामकरण करते हैं तो सबसे पहला परमाणु संख्या हम देते हैं इसको 1, उसके बाद हम इस परमाणु को देते हैं 2 और इसको देते हैं 3, ठीक है ना। ये 3 हो गया। और यहाँ पे अब प्रतिस्थापी समूह कौन सा हुआ? ये हुआ मेथिल, फिर से मेथिल यहाँ पे फिर से परमाणु प्रतिस्थापी समूह हुआ। तो अब प्रतिस्थापी समूह किस पे जुड़ा है? दूसरे उस पे जुड़ा हुआ है ना, लघुत्तम अंक मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा 2, उसके बाद लिखा डैश, डैश लिखना था, उसके बाद प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखना है। तो प्रतिस्थापी समूह का नाम क्या हुआ? मेथिल, और उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद मूल भाग का नाम। मूल भाग में कितने कार्बन परमाणु हैं? 1 2 और 3। श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु आए? 1 2 3। तो 3 को क्या बोलते हैं? पहला मेथ, दूसरा एथ, तीसरा प्रोप। तो तीसरे को क्या बोला मैंने? प्रोप। और उसके बाद उसमें क्या जोड़ना है? अनुलग्न क्या जोड़ना है? हाइड्रोकार्बन। चूंकि ये सिंगल एकल बंध द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इनको हम क्या लिखेंगे? एन। तो ये क्या हो गया? प्रोपेन। तो ये जो हमारा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, उसका नाम क्या हुआ? 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया यहाँ पे, ठीक है ना। शाखित श्रृंखला और समावयवता के बारे में। शाखित श्रृंखला और समावयवता। शाखित श्रृंखला, अब यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो पिछला वाला एग्जाम्पल है इसी को लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे C4 और सॉरी 4 कार्बन है, तो C4 1 3 4 4 3 7 7 और 3 10 H10। तो ये है हमारा ब्यूटेन, ठीक है ना। यही ब्यूटेन हम आगे लेके चल रहे हैं। देखो ब्यूटेन है, इसी ब्यूटेन के जो फॉर्मूला था जो वहाँ पे लिखा हुआ है पीछे वाले लाइन में, पीछे वाले स्लाइड में, उसी को मैंने यहाँ पे ला दिया, इसको मैंने फैला के लिख दिया है। ये है मेरा ब्यूटेन, और सेम जब मैंने इसका नाम लिखा तो ये इसी प्रकार से यहाँ पे भी जब आप देखेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे भी आपको 10 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। सेम यहाँ पे भी 4 कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी 10 है। और यहाँ नीचे वाले जो संरचना देखेंगे तो यहाँ पे भी कार्बन की संख्या 4 और हाइड्रोजन की संख्या 10 है। तो इस प्रकार से जो शाखित श्रृंखलाएं हैं उनमें समावयवता देखी जाती है। समावयवता मतलब कि उसके दोनों ही संरचना उनकी समान है, ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हैं, अणुसूत्र समान, यहाँ पे C4H10 दोनों का अणुसूत्र है ना, लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो। संरचनात्मक सूत्र देखो, दोनों की संरचना अलग अलग है ना, दोनों भिन्न है, एक भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समावयवी होते हैं, ये एक दूसरे के समाअवयवी हैं, इनके अवयव एक दूसरे की तरह हैं, ये कहना है। तथा यह गुण समावयवता कहलाती है। जो अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना भिन्न भिन्न है, फिर भी ये एक दूसरे के समाअवयवी कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये ब्यूटेन है, और यहाँ पे आपको नीचे जो दिखाई दे रहा है वो 2 मेथिल प्रोपेन है। यहाँ पे 1 जो मैंने अभी आपको पीछे नॉमेनक्लेचर का तरीका सिखाया, 1 2 3 दूसरे प्रतिस्थापी समूह से जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है। CH3 इसको हम संघनित रूप में लिखेंगे, मैंने आपको संघनित रूप भी लिखना समझाया। संघनित रूप में इसको CH3 लिखेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा है। तो इसी को मैंने लिखा था 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, है ना। तो 2 मेथिल प्रोपेन हो चाहे ब्यूटेन हो, दोनों की जो अणुसूत्र है उसमें C4H10 ही लिखा जाएगा, लेकिन इसका जो
गुण है, ये जो एक दूसरे के संरचना जो भिन्नात्मक है, ये संरचना भिन्नात्मक होने के बावजूद ये अणुसूत्र सेम रखते हैं, तो ये इस गुण को समझौता कहते हैं। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट चीज जिन यौगिकों का अणुसूत्र समान पर संरचना सूत्र भिन्न होता है, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, संरचना सूत्र भिन्न हो लेकिन अणुसूत्र समान हो, संरचनात्मक समावयवी, अर्थात ये वाला जो भी आपने देखा, ये एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी हैं, है ना। संरचनात्मक समझौता को श्रृंखला समझौता कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि इसका जो अभी आपने जो देखा, इसका जो संरचना का जो भिन्नात्मकता है वो क्यों है? कार्बन के परमाणुओं की भिन्नता के कारण। इसी कारण यहाँ पे मैंने आगे कारण भी लिखा है, क्योंकि यह कार्बन श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता होती है, इसीलिए उसमें अलग अलग संरचना देखने को मिलती है। इसीलिए संरचनात्मक समझौता को श्रृंखला समझौता भी कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो हमारा आज हुआ एल्केन का समझौता। एल्केन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें, उनके गुणधर्म जानने हैं, उनके भौतिक गुणधर्म हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है ना। यहाँ तो मैंने आज आपको जो पढ़ाया, ये मैंने आपको 9वीं और 10वीं के स्तर तक पढ़ाया है। 9वीं और 10वीं के स्तर में ये पूछा जाएगा। 9वीं और 10वीं के आगे जो पढ़ा जाना है वो आपको आगे की कक्षाओं में हमारे जो अभिप्सा के एप्लीकेशन है उसमें आपको मिल जाएंगे। हमारे अभिप्सा का एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से सीधे आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में आप सीधे सीधे अभिप्सा लिखेंगे, अभिप्सा आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा, और यहाँ से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरी आगे की सारी क्लासेस अभिप्सा के एप्लीकेशन पे मिलेंगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आदेश दीजिए। आज मैं जाता हूँ, आने वाली कक्षाओं में हम मिलेंगे अभिप्सा एप्लीकेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।